रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ना क्या क्या पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद रिफ्रैक्शन से इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद आपका स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, उसके बाद वही स्फेरिकल सरफेस को हमने क्या करना है, लेंस में यूज़ करना है। क्लियर हो गया। लेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं पूरी बेसिक से लेके और लास्ट तक सब कुछ पढ़ा दूँगा, क्योंकि लेंस वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था, रिफ्लेक्शन का मतलब तो ये होता था कि जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम मीडियम। उस टाइम पे भी लाइट की बेंडिंग होती है, पर आपको पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो बेसिकली क्या होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द क्या होती है, पाथ, एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो राइट अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए when ray of light travels from one medium to another, it bends away from the path. It bends away from the path, and this phenomena is called refraction. देखिए जैसे दो टाइप्स के मीडियम होते हैं, सब कुछ 10th में पढ़ा है आपने। एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा क्या होता है, डेंसर। दूसरी चीज़ है रेयरर और डेंसर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि कोई मीडियम रेयरर कब होगा और कोई मीडियम डेंसर कब होगा, वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो सबसे पहले ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट है, अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जो ये रेशियो होता है ना, दिस इज कॉल्ड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी चीज़ है लाइट की ना 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है वेवलेंथ और तीसरी होती है स्पीड। तो पहले मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो लाइट है ना दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव। जो लाइट वेव होती है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही बताया आपको कि अगर लाइट अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो जो पार्टिकल, जो मीडियम की पार्टिकल होती है उसका जो ऑसिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, प्रोपोगेशन। आ रहा है समझ में। लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है तो जो उसके पार्टिकल हैं, जो ये मीडियम की पार्टिकल है ना, वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। तो अगर तुम एक लाइट को मान रहे हो तो लाइट भी एक साइनोसाइडल वेव होती है। जिस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था ना हमने, वैसे लाइट भी इसी टाइप से प्रोपोगेट करती है। तो जब लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और उसके पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ लाइट। इस टाइप से ऑसिलेट कर रहे हैं ये। तो जैसे मान लो जो वेवलेंथ होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका मतलब क्या है, लाइट जब यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रही है, आपको दिख रहा है ना कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने मोशन को क्या कर रही है, फिर से रिपीट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी। तो यहाँ पे जो टी है दैट इज टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज क्या होता है, लैम्डा। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्लियर हो गया।
एक और भी चीज़ है, जो ये अपर वाला होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दो क्रस्ट के बीच की भी जो डिस्टेंस होगी ना वो भी वेवलेंथ लैम्डा ही होती है, या दो ट्रफ के बीच की भी जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, लैम्डा। आगे समझ में, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि दो क्रस्ट के बीच की क्या डिस्टेंस होती है। दो क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लैम्डा होगी। तो लैम्डा का मतलब क्या है वेवलेंथ का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन टाइम पीरियड। तो जो लैम्डा है वो आपका, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। ठीक है, मान लो इसकी स्पीड v है और डिस्टेंस कितना टाइम है, t। तो आपको पता है ना डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पढ़ा है ना हमने। तो डिस्टेंस तो लैम्डा हो गया, वेलोसिटी इनटू क्या हो गया, टाइम। ये रिलेशन होता है वेलोसिटी टाइम पीरियड और लैम्डा का। दूसरा एक नई चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब एक बार में वो कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है। इस पूरे इस ये जो है ना, ये एक टाइम पीरियड का, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। ये एक ऑसिलेशन नहीं है, पूरा एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, इसको मिला के एक ऑसिलेशन होता है। तो तुम एक चीज़ सोचो, ये है ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक टाइम पीरियड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, एक बार। तो अगर मैं ये बोलूं कि टी सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, वन ऑसिलेशन है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, 1/t। मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर आप इसमें t की जगह पे 1/f रख देते हो तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू v/f, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, f लैम्डा। समझ में आ गया आपको। तो ये बताया क्यों है, उसकी एक वजह है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जब लाइट ट्रैवल करती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करेगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड चेंज होगी। अब अगर स्पीड चेंज होगी तो वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो उसका वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गया आपको। तो लाइट की 3 पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बट लाइट व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इट्स वेवलेंथ ऑल्सो गोइंग टू चेंज, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आ गया आप लोग को। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए इधर, अब बता रहा हूँ। जैसे मान लो ना, जो तुम पूछ रहे थे, सपोज देखा जाए ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है ना वो 3/2 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो, सॉरी वाटर का तो 4/3 होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे ना तो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम था। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸, और मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तुम्हारा v है, तो ले जाओ इसे। तो 3 × 3 अपॉन क्या होगा, 4। तो ये 9 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो 9/4 कितना हो जाएगा आपका, लगभग 2 के करीब आ रहा है, 2.25। तो आपको दिख रहा है ना वेलोसिटी कम हो जा रही है। तो इसीलिए जब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करेगी ना तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाती है। आ गया समझ में। दूसरी चीज़ है वेवलेंथ की। जैसे अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या था फॉर्मूला, v इक्वल्स टू क्या था, f लैम्डा। ठीक है, मान लो तुम्हारी एयर में उसकी स्पीड क्या होगी, c।
फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है और वेवलेंथ तुम्हारा क्या है, लैम्डा है। और मान लो किसी दूसरे मीडियम में v इक्वल्स टू एफ है और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1 है। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर तुम उसी फॉर्मूले में यूज़ करोगे तो म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पुट c की वैल्यू क्या होगा, एफ लैम्डा, एंड v की वैल्यू एफ लैम्डा 1। ये f से f कैंसिल हो गया, तो म्यू का नया फॉर्मूला क्या है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन क्या है, मीडियम। समझ में आ गया? देखो उसकी एक वजह है, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें ना तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या होती है, v अपॉन लैम्डा। तो देखो जैसे जब तुम्हें ये दिख रहा है ना कि स्पीड कम हो रही है, वेवलेंथ भी कम हो रही है, और दोनों का जो रेशियो है ना वो एक ही साथ कम हो रहा है, मतलब एक ही रेशियो से दोनों कम हो रहे हैं, तो ये दोनों ही कम हो रहे हैं। इसीलिए जो इनका फ्रैक्शन है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। आगे क्योंकि अगर एक चीज़ चेंज होती, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती, तब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती, चेंज होती। लेकिन वेलोसिटी भी कम हो रही है और वेवलेंथ भी कम हो रही है, दोनों सेम रेशियो से कम हो रही है। सो इट मीन्स द जो आपका जो रेशियो आ रहा है दैट रिमेन्स द क्या होता है, कांस्टेंट। उसकी वजह दोनों सेम रेशियो से ही कम होते हैं। समझ में आ गया तुम्हें? जैसे मान लो वेलोसिटी तुम्हारी हाफ से कम हो गई, फ्रीक्वेंसी भी हाफ से कम, ये वेवलेंथ भी हाफ से ही कम होगी। अब ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया ना, जो रेशियो आ रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? इसीलिए एक चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बाकी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे समझ में करिए नोटिस है, तुमसे कोर्स हो जाएगा। देखो ये तो आ गया ना समझ में आप लोग को, क्लियर हो गया ना? अब देखिए, चुप हो जाओ। ये मान लीजिए आपकी लाइट है, ये सपोज रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, एंड सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो मान लीजिए आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल आई पे। अगर लाइट रेयर टू डेंसर ट्रैवल करती है तो वो क्या होती है, इसका पाथ तो ये था, ये एक्चुअल में पाथ था इसका, लेकिन जब वो रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो वो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब उसका पाथ ऐसे हो जाएगा। दिस विल बी द एक्चुअल पाथ। ये आपका इसका डॉटेड बना दे रहा हूँ। मान लो ये एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि R लेस देन क्या होगा, I, जब लाइट ट्रैवल कहाँ से करेगी, रेयर टू डेंसर। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, ये एंगल I है, जब वो डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। पाथ तो इसका ये होना चाहिए था, पर इस टाइम पे ये हो जाएगा। तो अगर लाइट डेंसर टू रेयर होगी तो दैट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब R ग्रेटर देन क्या होगा, I हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो जब लाइट रेयर टू डेंसर होगी तो लाइट जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर टू रेयर होगी तो बैंड्स अवे फ्रॉम द क्या होगी, नॉर्मल। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।